आउटपुट वोल्टेज का जो मान रहता है इनपुट या लोड धारा में परिवर्तन होने पर भी क्या रहे, नियत रहे। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है क्वेश्चन कि परिपथ को पहचानिए। यहाँ पर आपके सामने एक परिपथ दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का परिपथ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका परिपथ है लो पास फिल्टर का परिपथ है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है लो पास फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी को मालूम है परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और परीक्षा के अनुसार आपको यहाँ पर जितना जल्दी हो सके मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ आउटपुट वोल्टता वेब फॉर्म की कार्यविधि की दर्शा रही है। यहाँ पर जो आपका वेब फॉर्म दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए इसको। इसमें जो आउटपुट वोल्टता दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आउटपुट वोल्टता है ये आपका ये दर्शा रहा है कि जो वेव फॉर्म है जो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जो टर्नली यहाँ पर घूम रहे हैं ये आपके सीरीज में है। ठीक है, सीरीज इंडक्शन फिल्टर का ये कार्य को दर्शा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सीरीज इंडक्शन फिल्टर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान पहले एसी को डीसी में परिवर्तित करता है और इसके खाली स्थान मुख्य प्रकार हैं दोलक, 2 एम्पलीफायर, 3 एम्पलीफायर, 4 या रेक्टिफायर 2। तो देखिए दोस्तों, जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बात कर रहा है कि इसके प्रयोग जो यहाँ पर इसका प्रकार है कितना होता है। तो इसका दो होता है, पहले तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है रेक्टिफायर 2, जो कि यहाँ पर डी हमारा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 दिया गया डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है क्वेश्चन ज्या तरंग अर्थात साइन वेव आकृति की एसी को रेक्टिफाई करने में एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध पल्स सेटिंग डीसी पल्स आवृत्ति होगी, स्रोत आवृत्ति होगी या स्रोत आवृत्ति के बराबर या शून्य, क्योंकि रेक्टिफाइड है। और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे स्रोत आवृत्ति के आधे के बराबर। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो कि बी दिया गया, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज्या तरंग आवृत्ति है वो एसी की रेक्टिफाइड करने के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को आउटपुट में उपलब्ध जो पल्स सेटिंग होता है उसको डीसी पल्स सेटिंग की स्रोत से दुगुने के ये बराबर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी रिवीजन करा चुका हूँ और मैं जैसे ही परीक्षा करीब आता है मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सीधा आप क्वेश्चन का आंसर देखें और फटाक से मार दें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में जोड़ बिंदु 1 के बिंदु 2 की अपेक्षा धन होने पर कौन सी डायोड में धारा चालन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का फिगर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको फिगर को देखकर यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो इसमें जो आपका पॉइंट नंबर 1 जो आपका बिंदु है, ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर जो बिंदु है इसकी अपेक्षा जो D1 आपका है ये आपका D3 से डायोड धारा का ये चालन होगा। क्यों? क्योंकि डायोड जो आपका 1 दिया गया है ये डायोड 3 की अवस्था में ये आपका हो गई। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है क्वेश्चन कि 2 डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ यह है कि रिपल आवृत्ति उच्च होती है या डीसी आउटपुट स्तर उच्च होता है या भारी ट्रांसफार्मर में छुटकारा मिल जाता है या प्रत्येक डायोड आदि भार धारा वहन करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है। मतलब कि दो डायोड वाले जो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर है उसकी अपेक्षा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका लाभ ये होता है कि भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है कि ब्रिज रेक्टिफायर जो कि बिना ट्रांसफार्मर के सीधे ही एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी पावर सप्लाई के संधारित्र अर्थात कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य है इनपुट एसी के घटाव बढ़ाव को कम करना या आउटपुट वोल्टता के घटाव बढ़ाव को दबाना या डीसी आउटपुट वोल्टता स्तर को स्थिर करना या रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना। तो देखिए दोस्तों, किसी पावर सप्लाई में जो संधारित्र का जो प्रारंभिक कार्य होता है ये होता है कि रेक्टिफायर जो होता है उसके रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करे, और संधारित्र का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि सूत्र के अनुसार हम चले तो XC प्रोपोर्शनल टू 1/F हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका फ्रिक्वेंसी है ये आपका ये फ्रिक्वेंसी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन, शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ है रिपल मुक्त आउटपुट या किफ़ायती या अधिक दक्षता या चालकता सचलता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है किफ़ायती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने का लाभ भी है, ये आपका किफ़ायती इसलिए होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन, जीनो डायोड का मुख्य कार्य है। दोस्तों आपने जीनो डायोड का प्रयोग पढ़ा भी होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में जानकारी भी दिया था। तो जीनो डायोड का जो मुख्य कार्य होता है कि आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना और ऐसा सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड जिसका ब्रेक डाउन या वोल्टेज सामान्य जंक्शन से कम हो, और इसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जीना डायोड को सदैव खाली स्थान अवस्था में संयोजित किया जाता है, फॉरवर्ड वॉइस में या रिवर्स वॉइस में, या श्रेणी क्रम में, या श्रेणी तथा समांतर क्रम में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीना डायोड का जो प्रयोग होता है हमेशा सदैव कह सकते हैं, मतलब कि हमेशा रिवर्स अवस्था में ही संयोजित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यदि आप सूत्र के अनुसार जानते हैं तो आई एफ बराबर आई आर और वी एफ बराबर वी आर होता है, ठीक है। मतलब कि आई एफ जो आपका होता है फॉरवर्ड धारा होता है, आई आर आपका रिवर्स धारा होता है, और वी एफ आपका फॉरवर्ड बोलता होता है, और वी आर आपका रिवर्स बोलता होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन, लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात एलईडी को सामान्यतः खाली स्थान बोलता पर फॉरवर्ड दिशा में प्रचलित किया जाता है 1.5 से 3.0 वोल्ट, या 1.1 से 3 वोल्ट, या 1.5 से 3.5 वोल्ट, या 1.0 से 3.0 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, लाइटिंग इमिटिंग जो डायोड है जिसको हम एलईडी बोलते हैं उसका जो प्रयोग होता है सामान्यतः, मतलब कि यहाँ पर एक जनरली बोल सकते हैं कि 1.5 से 3.0 वोल्ट तक ये फॉरवर्ड दिशा में प्रचलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ब्रिज दृष्टिकारी के निवेश और निर्गत संयोजनों को अंतः परिवर्तित किया गया है, स्विच खोलने पर क्या होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको ऑप्शन ही काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ब्रिज दृष्टिकारी में निवेश और निर्गत संयोजकों को तब परिवर्तित किया गया है तो स्विच खोलने पर डीसी निर्गत जो निर्धारित मान है उसका आधा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन,
के डायोड, मतलब कि ऊपर आपसे कुछ पूछा गया, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी निवेश को संयोजित ब्रिज दृष्टिकारी के डायोड में से एक क्षतिग्रस्त पाया गया। परिपथ का दृष्टि धारा निर्गम 90 वोल्ट है, तो डायोड के पीआई भी न्यूनतम जो प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है खाली स्थान होगा कितना वोल्ट होगा। यहाँ पर आपको सूत्र के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट भी किया गया है, तो आप इस सूत्र पे लगाइए, आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पीआई भी मतलब कि पीक इनवर्स बराबर √2 गुणे वी स्क्वायर। अब देखिए वी स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 90 दिया गया है, और 90 का आप डबल करेंगे तो 180 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 गुणे दिया गया है, तो अंडर रूट में है तो √2 गुणे वी स्क्वायर आप कीजिए, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 150 वोल्ट आ जाएगा। और ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। आप करके देख सकते हैं √2 गुणे और वी स्क्वायर का मान कितना है, 90 है वी का मान। तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर का मान यहाँ पर 90 रख देंगे, ठीक है, या 90 गुणे 90 भी रख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर आपका 150 वोल्ट, जो कि यहाँ पर डी वाला दिया गया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता 80.6% या 40.6% या 50.2% या 33.33। तो देखिए दोस्तों, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता होती है वो आपका एंडा बराबर होता है 40.6/1 प्लस RO/RL प्रतिशत में होता है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो इसका 40.6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज दोस्तों थोड़ा सा कार्य है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डेली एक ही तरह यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी में हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है ऋजुकारी या ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर या प्रेरक कुंडला। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के दृष्टि धारा में जो परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण होता है दृष्टिकारी, जिसको हम ऋजुकारी कहते हैं, यही आपका कहलाता है। और ये जो यदि पूछते हैं कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका 4 प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, 3 फेज रेक्टिफायर। तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य क्या है। दोस्तों देखिए फिल्टर रेक्टिफायर का जो प्रधान कार्य होता है वो संशोधित निर्गत से टर्मिनल्स को हटाना होता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच करा है कि संशोधित निर्गत से उम्रिका को हटाना, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है क्वेश्चन कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो पूर्ण, ठीक है, तरंग ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका मध्य सिरा युक्त मेन ट्रांसफार्मर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, और बाकी परिपथ में आपका फुल वेव रेक्टिफायर भी ये आपका कहलाता है जिसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट सिनुसोइडल वोल्टेज की आवृत्ति एफ है तो निम्नतम रिपल आवृत्ति होगी। देखिए दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर में क्षैतिज जो रेक्टिफायर से यदि उसकी जो न्यूनतम रिपल आवृत्ति 2f है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो न्यूनतम रिपल आवृत्ति होगी वो आपकी f होगी। इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं।